ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए एक पैनल डिस्कशन। और आज की चर्चा का विषय मैं 2 शब्दों से शुरू करना चाहूंगा। उलझने कश्मकश बन जब समाज का रास्ता ढूंढने निकली तो परिंदे बेड़ियों में बंद उसे बीच बाजार मिले। उनसे पूछा उनकी हालत का कारण तो जाना कि उनका कार्य समाज में काम माना ही नहीं जाता। जी हाँ, हमारा आज का विषय है सेक्स वर्क और उनके प्रति बने लोगों के विचार। हमारे साथ आज मौजूद हैं आयुष, जो कि एक लॉ फर्म से हैं, साक्षी, जो कि एक सोशलिस्ट हैं, कनिष्का, जो कि एक रिसर्चर हैं, और सोनाली, जो कि एक स्टूडेंट है। चलिए आज की चर्चा का विषय शुरू करते हैं साक्षी के साथ। तो जी साक्षी जी, नमस्कार जी, बताइए आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। देखिए, अभी जो परिस्थिति हमारे देश में चल रही है, जिस प्रकार उन्हें देखा जाता है, जिस किसी भी नजरों से देखा जाता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। पहली बात कि अगर वो किसी को सर्विस दे करके अगर पैसे कमा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत काम नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में हैं कि लड़कियों को एक तरीके से देखा जाता है कि इनको दहेज देना पड़ेगा या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं लड़कियों के ऊपर कि अगर उनके पास स्टेबल खड़े होने के लिए पैसे नहीं है, उस वक्त उनके पास पढ़ाई नहीं है, तो अगर वो इस फील्ड में आती हैं और कुछ पैसे कमा रही हैं तो हम उन्हें किसी भी तरीके से नीचा नहीं दिखा सकते। जिस प्रकार लोग अपना ओपिनियन यहाँ पे रख रहे हैं, उन्हें नीचे दिखा रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है, मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कुछ भी एक्शन लिया है, ये हमारे सोसाइटी में बहुत ही अच्छा एक चेंज लाएगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एक बात जो बहुत ही अच्छी लगी और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि उन्होंने किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी मीडिया को देने से मना की। जी जी। और ये मुझे सबसे अच्छा स्टेप लगा, क्योंकि जो मीडिया है वो हर कहीं पे इन्वॉल्व है, हर एक सोसाइटी में इन्वॉल्व है। कुछ भी चीजें होती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, जिस प्रकार से कुछ अच्छा भी कन्वे करना चाहते हैं मीडिया, अगर कुछ अच्छा भी दिखाना चाहती है तो सोसाइटी उसको वैसी नजरों से नहीं देखती। जी, नजरों से मुझे याद आया कि ये बात सिर्फ औरतों की नहीं है, ये बात मर्दों की भी है। जी, अगर हम सेक्स वर्क की बात करें तो आज सेक्स वर्क हर कोई कर रहा है। तो आप सिर्फ औरतों के बारे में, मैं जानना चाहूंगा आपका मर्दों के प्रति क्या विचार है। देखिए, मैं यहाँ किसी जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर सकती, और अगर ये चीजें मर्दों के साथ होती हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ होती हैं, गलत हमेशा गलत होता है। अगर कोई भी सर्विस दे करके 4 पैसे कमा रहा है तो सोसाइटी में किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई सवाल खड़ा कर सकता है। फंडामेंटल राइट हमारे पास है, फंडामेंटल राइट इनके पास है, और फंडामेंटल राइट हर एक सिटीजन के पास है। तो हम इस पे सवाल करने वाले कोई नहीं होते। जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत सही बात करी और ये दिक्कत आज के युवाओं में ज्यादा उठ रही है, इसलिए हम आज की युवा से ही आगे की बात करना चाहेंगे। तो सोनाली जी, आपका क्या राय है इसके ऊपर। नमस्कार, मेरी एक खुद की कॉलेज फ्रेंड है जिनका नाम शालिनी है। वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है काफ़ी टाइम से। उनकी ये खुद की ये जर्नी रही है सेक्स वर्कर की। तो मैं जिस तरीके से उनके साथ बैठती थी, हम दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, क्योंकि एक सेक्स वर्कर को मैंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त माना था कॉलेज में। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, मुझे ये चीज़ समझ आई कि लोग सोसाइटी में सेक्स वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरी जो खुद की फ्रेंड है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। वो कॉलेज में अपने वर्क प्रोफेशन से आती थी एंड वो रोज आके मेरे पास आके रोती थी एंड वो मुझे बताती थी कि सोनाली, मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मुझे लोग ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं, अगर मैं इसको अपने प्रोफेशन की तरह किसी को सर्विस दे रही हूँ तो मुझे क्यों सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ऐसे आके मेरे से डिस्कस करती थी, मैं उनसे इस विषय पे बात करती थी। मुझे बुरा लगता था उनकी स्टोरी सुन के, और इस बारे में मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे, ट्विटर्स पे काफी पोस्ट भी देखे हैं। अब जैसे कि सरकार ने सेक्स वर्कर को एक लीगल प्रोफेशन बना दिया है। जी जी जी, बिल्कुल। और जैसे आपने ट्विटर की बात करी, ट्विटर पे आजकल काफी पोस्ट हम देख रहे हैं, यूथ काफी सपोर्ट करता है आजकल। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम आपकी जर्नी के बारे में जाने तो कॉलेज में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आयुष जी से, और कुछ लीगल टर्म्स के बारे में भी, कि क्या अगर आज की डेट में भी कॉलेज में ऐसा लड़का और लड़की कोई चीजें फेस कर रहे हैं तो उन्हें किसके पास जाना चाहिए या उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए।
पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करा। और मैं काफ़ी समय से इसी विचार पे मैं फंसा हुआ था कि अगर एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है एक इंडिया में, और अगर कोई भी इंडल्ज होना चाहते हैं इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो उस पे हम कैसे अपनी मोरालिटी थोप देते हैं कि अगर आप सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अगर आप सोसाइटी का एक पार्ट है, तो आपको जीवन इसी तरह से जीना होगा। अगर आपके क्वेश्चन पे मैं बात करूं कि इन केस एक कोई सेक्स वर्कर, कोई कमर्शियल सेक्स वर्कर है जो फेस कर रहा है ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले तो जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दैट इज द राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 जी। तो ये कहता है कि किसी को भी अधिकार है, किसी भी इंसान को जो हमारे भारत में रहता है, कि उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का हक है। जी। तो उसके तहत बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आप कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी, आपके विचारों की सुनवाई होगी, आपके बारे में सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, और फिर उसी हिसाब से आपका डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट। जी जी जी। सो मैं जानना चाहूंगा कनिष्का जी से, आपने काफी रिसर्च करी है इसके बारे में, तो एक बार आप अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये दिक्कतें कब तक चलने वाली हैं, या कब तक आजकल के यूथ को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जी शुक्रिया पहले तो मुझे इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। आजकल की यूथ क्या, आजकल की जितनी भी हमारी सोसाइटी है, ये प्रॉब्लम अभी भी है। भले ही गवर्नमेंट ने, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने लॉज पास किए हैं, पर अभी भी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स हैं वो अभी भी सामने खुल के नहीं आ पाते, अब सामने खुल के अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते। वो अपने सोसाइटल प्रेशर की वजह से नहीं बता पाते। उनकी समाज में उनके परिवार को क्या कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, उनकी सामाजिक जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इस डर की वजह से वो सामने खुल के नहीं आते हैं। हमारी टीम ने जब रिसर्च की और वहाँ लोगों से बातचीत की, तो वहाँ स्पेशली जो सेक्स वर्कर से हम लोगों ने बातचीत की, तो उन्होंने हमें यही बताया कि उनको क्या क्या नामों से बुलाया जाता है। बहुत ही अपमानजनक होते हैं वो नाम। तो इस वजह से यहाँ तक कि उनके जो बच्चे होते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है, पर उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, वो पढ़ भी नहीं सकते हैं। और अगर बाई चांस उन्हें एडमिशन मिल जाता है तो उनके बच्चों को भी बुली किया जाता है। तो भले ही लॉज पास हुए हैं, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि लोग काम कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, उनको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का हक है। जी। और अगर हम हक की बात करें तो हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन आजकल हम कॉलेज में देखते हैं कि हर कोई बुलिंग का शिकार हो रहा है। जैसे सोनाली जी ने बताया था अपनी एक दोस्त की कहानी, मुझे लगता है आजकल शायद, क्या आपको लगता है सोनाली जी कि आजकल ये दिक्कतें लड़कियां ज्यादा फेस कर रही हैं लड़कों से? जी बिल्कुल, सेक्स वर्कर की प्रॉब्लम लड़कियां बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं, क्योंकि जैसे कि कनिष्का जी ने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। लड़कियां सामने निकल के आके इसको एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, जस्ट बिकॉज इसी डर की वजह से कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लड़के हैं वो भी अपनी जो इच्छाएं हैं वो नहीं रख पा रहे सोसाइटी के सामने, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो अपनी इच्छाएं रखेंगे तो कोई उन्हें अपनाएगा ही नहीं? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। लड़कों की भी सेम यही प्रॉब्लम है। अगर लड़कियां ये चीज़ फेस कर रही हैं तो लड़के भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे एक दिन स्क्रॉल करते टाइम मैंने एक पोस्ट देखा, लिंक्डइन का ये पोस्ट था। इसमें सेक्स वर्कर थी जिनका नाम था एरिली इगोजी। उन्होंने लिंक्डइन पे ये वर्क एक्सपीरियंस में सेक्स वर्कर को एज अ एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो इंस्टाग्राम पे काफी चीज वायरल हुई थी कि फाइनली लोग सेक्स वर्कर को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बीइंग अ यूथ, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, मुझे ये चीज देख के काफी अच्छा लगा। इवन मैंने अपनी फ्रेंड को भी सजेस्ट किया कि अब तुम्हें एक हिम्मत मिल गई है, इस चीज को एज अ प्रोफेशन लोग धीरे धीरे सोसाइटी में एक्सेप्ट करेंगे। जी। द थिंग इज कि मुझे लगता है कि अगर बात आती है सोशल मीडिया की तो लोग काफी ज्यादा समर्थन दिखाते हैं, लेकिन वहीं अगर रियल जिंदगी की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। मैं साक्षी से जानना चाहूंगा उनके विचार कि क्या आपको लगता है कि आज रियल डेट में शायद ये दिक्कतें सॉल्व हो ही नहीं रही? बिल्कुल। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया एक दिखावे की दुनिया है। यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है जहाँ पे लोग अपने आप को एक फिल्टर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। हो सकता है कि उनके दिल में कुछ और हो, पर सोशल मीडिया पे वो कुछ और डालते हों। ये चीज़ें साफ सुथरी तौर पे दिखाई देती हैं। और अभी जो करंट सिचुएशन है, जिस प्रकार की प्रॉब्लम फेस की जा रही है, इसमें हम साफ सुथरी तौर पे ये चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। तो मैं आयुष जी के विचार जानना चाहूंगा
कि अगर हमने देखा है कि आजकल ये चीज औरतें फिर भी सामने आ रही हैं, हमें औरतों के बारे में कहानियां सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अगर ये दिक्कत सिर्फ औरतों की नहीं है तो क्यों हमें मर्दों के बारे में कहानियां सुनने को मिलती ही नहीं है? क्यों हमें उनकी जर्नी या उनकी दिक्कतें पता चल ही नहीं पाती इस फील्ड के अंदर? देखिए आदित्य, आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न उठाया है और इसका जवाब मैं आपको एक ही चीज़ से दूंगा कि ये जो दिक्कत है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि अगर ये दिक्कत एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ आ रही है और जो मेल जेंडर है उसके साथ नहीं आ रही है, तो मैं इसको बोलूँगा कि वॉट अबाउट रही है कि आप सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं करते, फिर आप दूसरे जेंडर पे चले जाते हैं। तो इट इज बेटर कि हम पहले एक जेंडर को टैकल करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। जी। और इन जनरल ये काफी रूटेड कॉज है कि क्यों हमें ये सारी दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं। और ये दिक्कतें अभी से नहीं है, अगर मैं हिस्ट्री में भी जाऊं तो जैसे हमारे वेद में भी इनके बारे में बात हुई है, विष्णु संहिता में बात हुई है, पुराण में बात हुई है और कामसूत्र में भी बात हुई है। और सभी को पता ही होगा कि देवदासी प्रथा थी, देवदासी सिस्टम था जो कि बोलते थे कि दे आर द वर्कर्स ऑफ गॉड। जी। पर उनको अब इस लाइमलाइट में देखा जाता है कि सिंस दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोस्टिट्यूशन और कमर्शियल सेक्स वर्क, तो उनको काफी डिम लाइट में देखा जाता है। जी। तो ये बात सिर्फ लॉज की नहीं है, बट बात फिर सोच की भी आ जाती है। और लॉज के अगर मैं पर्सपेक्टिव में बात करूं तो काफी लॉज है, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है जो 1956 में पास हुआ था। जी। उसके तहत ये बताया जाता है कि आप पुलिस या फिर लॉ कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है जिसके तहत आप किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो इंसान ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आजकल काफी बढ़ती जा रही है। सोनाली जी, आप अपनी एक दोस्त की कहानी बता रही थी। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने भी ऐसी दिक्कतों का सामना फेस किया है कभी, कि जहां उन्हें लोगों ने धमकियां दी हो या उनको गंदे फोन कॉल्स आए हो? क्या उन्होंने ये सब कुछ फेस किया है? जी बिल्कुल, वो मुझे बताती थी जब मेरी फ्रेंड शालिनी इस प्रोफेशन में थी, एंड खैर वो अभी भी है, बट अब इसको सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी ने भी इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि लोगों के मन में अब एक भय हो गया है कि वो सेक्स वर्कर के साथ अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो सेक्स वर्कर्स जो है वो भी उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन उठा सकती हैं। लोगों के मन में जो एक्चुअली में जो अपने ओपिनियंस रखते हैं, जो गंदे अपशब्द बोलते हैं, उनके मन में भी इस एक्शन से कहीं ना कहीं तो भय उठा है, मेरा ये मानना है। बाकी मेरी फ्रेंड प्रीवियसली जब ये नहीं हुआ था इस सोसाइटी में, उससे पहले की बात मैं बताना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड मुझे बताती थी कि कैसे उनको गंदे कमेंट्स पास करते थे लोग। गंदे कमेंट्स से मुझे याद आया कि कनिष्का जी, आप बात कर रही थी एक रिसर्च के बारे में जिसमें काफी गंदे कमेंट्स और काफी जो औरतें थी और जो मर्द थे जो इस फील्ड के अंदर है, उन्हें काफी गंदे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि जब से लॉ पास हुआ है उसके बाद ये गंदे कमेंट्स का सिलसिला थोड़ा कम हुआ है? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले भी लोग उनको अपमानजनक चीज़ों से बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं, लेकिन हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं लोगों के। जो सोशल मीडिया पे लोग सपोर्ट करते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हुआ है। वो इसको एक प्रोफेशन नहीं मानते, वो इसे एक जॉब नहीं मानते, वो अभी भी इस काम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो हम सबको पता ही है, जबकि शायद वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व हुए होंगे, पर वो सामने नहीं आएंगे क्योंकि समाज के सामने सब अच्छे हैं और समाज के पीछे तो सब जानते ही हैं। सही बात है। छोटी सोच और पैर की मूछ कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और ऐसे ही हमारा समाज आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। मुझे आज भी जब मैं औरतों की कहानियां सुनता हूं इस फील्ड के अंदर, तो मुझे बस एक दो लाइन्स याद आती है। तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। तो आज का ये डिस्कशन हम इसी के साथ समाप्त करना चाहेंगे। हमारे साथ थे आयुष जो कि एक लॉ फर्म से थे, साक्षी जो कि एक सोशलिस्ट थी, कनिष्का जो कि एक रिसर्चर थी, और सोनाली जो कि एक स्टूडेंट थी। मिलते हैं कल। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि वेश्यावृत्ति भी अब एक वैध प्रोफेशन करार दिया जाएगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती और ना ही
सहमति से इस काम करने वाले सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुलिस को बालिग और सहमति से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।